So we are studying about the entry modes and we completed 3 topic, that is exporting. Exporting कर लिया हम लोगों ने, joint venture, and the third one is licensing. So today we are going to do the franchisee, that what is the meaning of it. In short, we already completed that also even, and after that we'll complete the turnkey project, and after that wholly subsidiary companies. So basically 3 more entry modes are left, and today we are going to complete all these 3. Before starting it, I just want to tell you all कि basically when we will go toward the Domino's, KFC, तो क्या लगता है कि ये जो कंपनीज है ये कहाँ की कंपनीज हैं? ये इंडियन कंपनीज हैं? No, ma'am. Exactly, no. So how they started in our countries and how they started dealing in our country, how they established such a reputation in our country. So the main reason of franchisees and the main function of franchisee is to giving the trademark rights to the other countries, other countries. ठीक है, जब भी आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी की हम बात करते हैं, यानी कि एक कंट्री में जो भी कंपनीज हैं वो अपने ट्रेडमार्क दूसरे कंट्री के किसी कंपनी को सेल करती है या फिर इंडिविजुअल को देती है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए फ्रेंचाइजी लेना होता है, मतलब ट्रेडमार्क यूज करने का काइंड ऑफ लाइसेंस। और इसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच में, जो फ्रेंचाइजी वाला जो पर्सन जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो, और जो फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि वो फाइनली फ्रेंचाइजी यूज करेगा। एंड फ्रेंचाइजी यूज करने में बेसिकली आपको उसके सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जो उसके हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल में कि अगर डोमिनोज में अगर आपके जो भी टाइप्स ऑफ फूड मेन्यू अवेलेबल है वो आपको हर जगह, हर एक ब्रांच में, हर एक कहीं भी अगर इफ यू विल ईट दैट यू विल गेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, इट मींस दैट विल बी सेम. But there is a little bit difference because of the cultural difference. Some vegetarian foods are introduced by MACD in India, but in US the whole menu is based on the non-veg, right? So that is the little bit differences, but still the whole scenario you need to, basically whole scenario is same. So this is the basically franchise. Lovely, समझ में आ गया बेटा? बताइए क्या बताया मैंने? फ्रेंचाइजी मीन्स मतलब मैम जो दूसरे कंट्री को हम ट्रेडमार्क देते हैं, ट्रेडमार्क ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन फिर भी जो कंट्रोल होता है, जो मेन कंपनी है उसका कंट्रोल जो होता है उसके फूड चेन, हाँ, हेड ऑफिस और क्वार्टर में हेड क्वार्टर जो है वही कंट्रोल करता है, वही पॉलिसीज बनाता है, उस अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। What is the meaning of franchising? Just write about it. What is the meaning of franchising? Franchising क्या होता है, लिखिए उसके बारे में, लिखिए। Franchising is an arrangement. Franchising is an arrangement. Franchising एक arrangement एक तरीका है। Franchising an arrangement where franchisor का मतलब one party जो franchisee देगा, franchisor one party, grant, grants, grants, or license, grants or license. Franchising is an arrangement where the franchisor, जहां one party franchisor grants or license some rights and authorities to franchisee. FRANCHISEE, franchisee, another party. यहाँ का फ्रेंचाइजर कौन होगा? जो लाइसेंस और राइट्स दे रहा है, किसको दे रहा है? फ्रेंचाइजी को, जो यानी उसको ले रहा है। द टेकर इज फ्रेंचाइजी एंड द गिवर इज फ्रेंचाइजर, याद रखिएगा। और ब्रैकेट में लिखिएगा अनदर पार्टी, राइट, ब्रैकेट में अनदर पार्टी, ठीक है, अनदर पार्टी इन इंटरनेशनल मार्केट, आगे लगा दीजिएगा। फ्रेंचाइजिंग इज एन अरेंजमेंट, फ्रेंचाइजिंग एक अरेंजमेंट है वेयर फ्रेंचाइजर वन पार्टी ग्रांट्स और लाइसेंस सम राइट्स, कुछ राइट्स एंड ऑथोरिटीज टू फ्रेंचाइजी अनदर पार्टी इन इंटरनेशनल मार्केट और इन इंटरनेशनल बिजनेस।
यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजी के लिए दूसरे को राइट और अथॉरिटी दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैकडी हो सकता है, KFC हो सकता है, पिज्जा हट हो सकता है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसीलिए इंडिया में जो है ये आकर के इसको स्टार्ट किया गया, इसकी फ्रेंचाइजी ली गई और इंडिया में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये एक तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाने का, एक्सपेंशन का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने कोई सैंडविच का स्टॉल स्टार्ट किया, इन एग्जांपल यूएस में। ठीक है, मैंने सैंडविच का स्टॉल स्टार्ट किया। अब मेरा जो सैंडविच है वो यूएस में लोगों ने बहुत लाइक किया, मतलब दे स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट एंड आई एम गेटिंग रेवेन्यू, गुड रेवेन्यू। स्टिल अब मेरे पास क्या मैं कर सकती हूँ, जब आई एम गेटिंग गुड रेवेन्यू, आई कैन डू वन थिंग, आई कैन एक्सपैंड माई बिजनेस। ये मैं अपने से एक्सपेंशन कर सकती हूँ, यानी मैं अपने से कुछ सब्सिडियरी अपने मतलब मैं अपने ब्रांचेस ओपन करा सकती हूँ। लेकिन इतना हाई कॉस्ट आप क्यों लगाइएगा, इससे अच्छा है कि यू विल गिव द लाइसेंस और ट्रेडमार्क टू द अनदर पीपल जो आपकी फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप एक गुडविल आपका स्टैब्लिश है, आप एक रिप्यूटेटेड ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे केस में आपको विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब आपको मतलब हेडक्वार्टर को कोई स्पेंड नहीं करना पड़ता है अमाउंट। जो आपका फ्रेंचाइजी लेता है ना वही अपनी बिल्डिंग तैयार करेगा, बट जो भी तरीका होगा, जो ट्रेडमार्क होगा, जो कलर कॉम्बिनेशन होगा, जो लोगो होगा, वो सारा का सारा मेन ब्रांच की तरह होगा। जैसे मैकडी का लोगो एम है ना, तो यू विल सी एम इन एवरी ब्रांच, जितने भी ब्रांच में जाओगे यू विल सी द सेम कॉम्बिनेशन एम एंड कलर रेड एंड येलो। तो ये बेसिकली फ्रेंचाइजी का बेसिकली यही काम ही होता है कि यहाँ पर आपको एक्सपैंड करना है बिजनेस, बस आप फ्रेंचाइजी देते जाइए दूसरे कंट्री में कंपनीज को, एंड दे विल एक्सपैंड योर बिजनेस इन अनदर कंट्री, राइट। तो ये फ्रेंचाइजी का मेन रूल होता है। यहाँ पर जो अग्रीमेंट बनेगा, यानी जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बनाया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि दैट विल बी डन ओरली बट दैट विल डन लीगली। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, और अब फ्रेंचाइजर जो है वो फ्रेंचाइजी जो ले रहा है उसको ऑथराइज कर देगा कि अब वो उसके नाम से गुड्स को सेल कर सकता है। यानी मैकडी है, अगर इंडिया में वो मैकडी है और वो यूएस की कंपनी है, तो इंडिया में भी अब आराम से वो मैकडी में अपना जो भी ऑपरेशन है नॉर्मल वो कर सकते हैं, जैसे कि अपना बर्गर और जो भी उनके मैक पफ और जो भी चीजें होती है, दे कैन सेल इट इजिली। तो अब यहाँ फ्रेंचाइजर ऑथराइज कर दे रहा है फ्रेंचाइजी को कि आप सेल करो प्रोडक्ट, गुड, सर्विस, जो भी आपको ट्रेडमार्क मैंने दिया है उसको आप यूज करो और मेरा ब्रांड नेम भी अब आप यूज करो। ठीक है, तो ये एक फ्रेंचाइजी जो है वो इसी तरीके फ्रेंचाइजिंग जो ये प्रोसेस है, फ्रेंचाइजिंग स्ट्रैटेजी दैट विल डन अकॉर्डिंग टू दिस, ये एक इसका पूरा सिनारियो है। क्लियर हो गया। अब इस रिटर्न में फ्रेंचाइजी क्या करता है, मतलब जो जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो वो फ्रेंचाइजी वो क्या करता है, क्या कैसे पेमेंट करेगा फ्रेंचाइजर को, तो वो एक बार में वन टाइम फी दे देगा, मतलब कि एक ही बार में एक लमसम अमाउंट दे सकता है, या तो फिर वो कमीशन दे देगा, कमीशन टू द फ्रेंचाइजर। यानी कि जितना भी आपका शेयर है, शेयर ऑफ रेवेन्यू जितना भी होगा आपका, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, जितना भी उसका बनेगा कॉस्ट, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए एक मंथ में कमा रहा है, उसका 10% आपको हेडक्वार्टर में भेजना है एज अ फ्रेंचाइजर कॉस्ट और कमीशन, तो आप 10,000 रुपए उसको ऐसे भेज सकते हैं। क्लियर है ना। तो एक लमसम अमाउंट या फिर एक फिक्स परसेंटेज जो है वो एक एग्रीमेंट में डिफाइन होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मेक द पेमेंट, या तो लमसम या तो सम amount from the revenue, whatever you earn, you have to send them some percentage of that. ठीक है, एडवांटेज क्या है फ्रेंचाइजी को कि फ्रेंचाइजी जो ले रहा है उनको क्या फायदे हैं इसमें। जब कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि क्योंकि ट्रेडमार्क आप किसी पर्टिकुलर गुडविल और एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी का यूज कर रहे हैं, आपको सारी चीजें उन्हीं की तरह मेंटेन करना है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपके एम्प्लॉइज को वो भी फ्रेंचाइजर की तरफ से होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप डोमिनोज यहाँ पटना में खाओगे, you will get the same menu, same thing, same taste. If you will go to the another branch, पटना में ही बहुत सारे ब्रांच है, if you will go to the any of the branch, either you will go toward the RPS, either you will go toward the Jagdev Path or PNM Mall, you will get the same taste, same menu. So how is it possible that the people are not same but the taste are same? Because they are given training. उनको ट्रेनिंग दिया जाता है किसके तरफ से, फ्रेंचाइजर्स की तरफ से, they are getting training.
ठीक है, उनको टेक्निक्स बताया जाता है, बिजनेस टेक्निक्स, अमाउंट कितना यूज करना है, फूड इफ यू आर मेकिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ विच इंग्रेडिएंट वी नीड टू यूज। तो ये एक तरीके से यहाँ पर फ्रेंचाइजिंग का जो बेसिकली बेनिफिट है, ये मतलब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रेंचाइजी के लिए। ठीक है, समझ में आया? Yes. क्लियर हो गया? तो आगे अगर इफ यू ऑल वांट टू राइट, तो यू कैन राइट that a contractual agreement take place between franchisor and franchisee, between franchisor and franchisee, franchisor and franchisee, franchisor authorized franchisee. A contractual agreement takes place between franchisor and franchisee. franchisor जो लाइसेंस दे रहा है, franchisee जो लाइसेंस ले रहा है, ठीक है। franchisor authorize franchisee to sell their products, good services. यानी यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो रहा है किसके बीच में? फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी के बीच में। फ्रेंचाइजर ऑथराइज फ्रेंचाइजी टू सेल देयर प्रोडक्ट, यानी कि फ्रेंचाइजी जो है वो क्या करते, फ्रेंचाइजी को क्या राइट दे दिया फ्रेंचाइजर ने कि अब आप मेरा प्रोडक्ट को सेल कीजिए, ठीक है, यू कैन सेल द प्रोडक्ट। क्लियर है? तो इसमें लिखिए a contractual agreement take place between franchisor and franchisee. Franchisor authorized franchisee to sell their products, goods, services, to sell their products, good services, and give right to use the trademark, and brand name, What is the meaning of trademark? Trademark means logo. Either that can be a logo, or either that can be a letter, either that can be a symbol, whatever is, like उसको हम trademark कहते हैं. But when that logo is registered, यानी वो logo एक registered brand का है, then that is trademark. तो अब कोई भी कंपनी जो फ्रेंचाइजी देना चाह रही है, वो अपना लोगो यूज करने के लिए भी बोल देगी क्या यू कैन यूज दैट, you can authorize to sell the goods, you can authorize to sell the products. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया franchisor authorize franchisee to sell their products, goods and services and give rights to use their trademark and brand name. ठीक है, आगे लिख सकते हैं in return the franchisee pays one-time fee or commission. Franchisee pays one-time fee or commission. ठीक है, one-time fee or commission to franchisor. In return, the franchisee pays. लिखिए आगे. In return, the franchisee pays a one-time fee. मतलब जो मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया तो वही लिखना है. In return, the franchisee pays a one-time fee or commission to franchisor and some share of revenue. In return, the franchisee pays a one-time fee or commission to franchisor and some share of revenue. ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली फ्रेंचाइजी है वो क्या पे करा फ्रेंचाइजर को, एक बार का फीस या फिर कमीशन जो मैंने बताया आपको। और यहाँ पर एडवांटेज है कि उनको कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह देने की जरूरत एज सच नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइजर खुद ट्रेनिंग देगा। क्योंकि अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, द नो वन इज गोइंग टू थिंक अबाउट दैट दिस इज अ फ्रेंचाइजी कंपनी, बट दे विल थिंक दैट द कंपनी इज नॉट सुटेबल फॉर अस एंड दे विल लीव दैट प्लेस। यानी कहने का मतलब ये है कि वो क्यों ये चीज करती है, क्यों फ्रेंचाइजर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है फ्रेंचाइजी को, बिकॉज दे नो कि अगर वो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देगी तो वो टेक्निक्स को नहीं समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, और वो स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे।
ऐसे केस में आपके ब्रांड का नाम थ्रैश हो सकता है या खराब हो सकता है। तो इन शॉर्ट इसी के लिए हमें उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देनी होती है, किसको, फ्रेंचाइजी को किसके द्वारा, फ्रेंचाइजर के द्वारा। ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, आपके इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज एक्सपोजर टू अ न्यू मार्केट। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी किसी को देते हो किसी दूसरे कंट्री में, जैसे कि यूएस ने दिया किसको, इंडिया को दिया, तो यहाँ पर यूएस जो है वो बैठे वहीं पर है एंड दे आर बेसिकली एंटरिंग इन द न्यू मार्केट थ्रू द फ्रेंचाइजी, यानी वो उनका जो ब्रांड है दैट एंटर्ड इन द इंडियन मार्केट। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, जस्ट वेट फॉर अ सेक, मान लीजिए कि जो मैकडी है, मैकडी जो है ये यूएसए की कंपनी है और ये जो है इसने इंडिया को क्या दिया, फ्रेंचाइजी दिया, इंडिया में फ्रेंचाइजी के थ्रू। ये भी बता दूं मैं कि जो मैकडी है दैट एंटर्ड इन इंडिया इन 1996। तो 1996 में मैकडी जो था इंडिया में एंटर हुआ था। तो अब जैसे मैकडी ने क्या किया, फ्रेंचाइजी दिया इंडिया में, किसी पर्टिकुलर कोई कंपनी ने लिया या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने लिया, उसके बाद उसने अपना जो मैकडी जो है उसने इंडिया में स्टार्ट किया। तो अब इंडिया में अब क्या हुआ, मैकडी जो है वो एक नए मार्केट में एंटर हो चुका है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट क्या है कि आप जो है फ्रेंचाइजी के थ्रू इंटरनेशनली किसी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज दैट हेल्प टू एक्सपोजर टू न्यू मार्केट। अब यहाँ पर एक्सपोजर ही हुआ ना कि लाइक मैकडी जो था वो हैम बर्गर बनाता था, बीफ बर्गर बनाता था, बट इंडिया में जैसे एंटर हुआ उसने तुरंत से बनाना क्या शुरू कर दिया, आपका वेज बर्गर। तो फर्स्टली दे अंडरस्टैंड द कल्चर एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड एक्सपोजर ऑफ न्यू मार्केट, दे स्टार्टेड एक्सपोजिंग न्यू मार्केट। तो सबसे पहले एडवांटेज होगा एक्सपोजर टू न्यू मार्केट, एक्सपोजर टू न्यू मार्केट, ठीक है। सेकंड लिखिए, एक्सपोजर टू न्यू मार्केट के बाद सेकंड लिखिए, ये फ्रेंचाइजर के बेनिफिट है, मतलब फ्रेंचाइजर मतलब जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसके बेनिफिट कि लाइक एक्सपोजर टू न्यू मार्केट फर्स्ट। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए फेवरेबल रेगुलेशन, फेवरेबल रेगुलेशन। ये एडवांटेज फ्रेंचाइजर के हैं, याद रखिएगा, दिस इज द एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजर, फेवरेबल रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जो एक्सपेंशन जो हो रहा है, यानी कि जो आपकी कंपनी एक्सपैंड हो रही है, ज्यादातर उसमें लोग कौन है, यानी कि इंडिया का ही तो कोई लोग होगा ना जिसने फ्रेंचाइजी लिया मैकडी का, तो किसी पर्टिकुलर इंडियन ने मतलब लोकल ने लिया, तो एज सच गवर्नमेंट रेगुलेशन वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उस पर्सन को, ठीक है, बिकॉज ही और शी इज टेकिंग द फ्रेंचाइजी ऑफ द अनदर कंट्री, अनदर दूसरे कंपनी, दूसरे कंट्री की कंपनी का ले रहा है। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशन, जैसे आपको एक्सपोर्टिंग में टैरिफ बैरियर्स हो गया, फिर फॉरेन ट्रेड में प्रॉब्लम्स हो गए, वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा कोई भी फ्रेंचाइजर, ठीक है। यहाँ पर लोकल पीपल जो है या लोकल कंपनी से पर्टिकुलर कंट्री की वही फ्रेंचाइजी लेगा ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपैंड करना है, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यू हैव टू रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द सम एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज और भी है कि जैसे कि अगर यूएस का रेगुलेशन एक्ट और गवर्नमेंट पूरा डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू द इंडियन, तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस है ना गवर्नमेंट के, वो भी आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप टैक्सेस वगैरह भी बचा सकते हैं आपको, मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट यू विल गेट द फेवरेबल रेगुलेशन बाय या फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये दो एडवांटेज है आपके फ्रेंचाइजर के, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है। पहली बात है कि कल्चरल चैलेंज, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां पर कल्चरल चैलेंजेस हो सकता है। जैसे इंडिया का भी कल्चरल चैलेंज था कि द पीपल आर वेजिटेरियन हियर, राइट, एंड पीपल आर बेसिकली इंक्लाइंड टुवर्ड द नॉर्मल फूड,
और यहाँ पर जो लोग थे वो ज्यादातर नॉर्मल फूड, या फिर आज भी अगर इफ यू विल कंपेयर इट विद द अनदर कंट्री, the people are not preferring the junk food, they are preferring the traditional food, right? Maybe they will go occasionally outside and maybe they will eat there, but in regular manner no one is going to prefer the junk food. And the differences of the taste, differences of the requirement, need, ये कल्चरल जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था किसी भी फ्रेंचाइजर के लिए या फ्रेंचाइजी कंपनी के लिए, कि वहां पर लोग जो हैं आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे. So disadvantage is like cultural challenge, cultural differences लिख सकते हैं. Disadvantage में cultural differences. So cultural barrier जो है या culture रुकावट बन सकता है कई बार ऐसी कंपनीज के लिए, क्योंकि एक्सपैंड करना दूसरे कंट्रीज को, वहां पर कल्चर डिफरेंट होना. ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मैंने बताया ही था हैमबर्गर और ये वाला एग्जाम्पल वेज बर्गर वाला. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कल्चरल डिफरेंसेस के, दैट द पीपल आर गोइंग टू लाइक योर फूड एंड सर्विसेज और नॉट. द सेकंड प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल रिस्क. द सेकंड प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है, यहाँ पर पैसे का लॉस हो सकता है बिकॉज यू आर इनकरिंग द कॉस्ट, एंड इफ इट विल नॉट वर्क दैट इज गोइंग टू बेसिकली गिव द फाइनेंशियल रिस्क या फिर फाइनेंशियल लॉस. एक तो फाइनेंशियल लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क. तो ये दो इसके एडवांटेज थे, दो डिसएडवांटेज थे. एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे इसके? पहला, द फर्स्ट एडवांटेज जो है इसका, दैट इज एक्सपोजर टू न्यू मार्केट, यानी आप नए मार्केट में एंटर हो रहे हो. ठीक है, फेवरेबल रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन. सेकेंड वन इज डिसएडवांटेज में कल्चरल डिफरेंसेस एंड फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है, अब फ्रेंचाइजिंग में और क्या क्या चीजें बेनिफिट होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स और भी हैं फ्रेंचाइजिंग में. फ्रेंचाइजिंग में और मतलब फ्रेंचाइजी, अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजीज को क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहली बात कि दे डोंट नीड टू मेक द गुडविल इन द मार्केट. मतलब उनको गुडविल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि एज सच अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो या फ्रेंचाइजी कोई कंपनी एंटर हो रही है फ्रेंचाइजी के साथ, यानी दूसरे कंट्री में एंटर हो रही है, तो ऐसे केस में आपको गुडविल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में उसको ऑलरेडी रेपुटेशन बना हुआ होगा. तो you don't need to work on the making goodwill or aggressive advertisement, you don't need to do that. तो यहाँ पर आपका कॉस्ट सेविंग होगा. आपको कस्टमर बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो होंगे वो ऑलरेडी, जिनको आइडिया होगा प्रोडक्ट के बारे में, दे विल परचेज दैट. ठीक है, सेकेंड, आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्टेड योर बिजनेस, अपना बिजनेस फ्रेंचाइजी कंपनी का लाइसेंस लेके जब शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपके खुद एम्प्लॉइज को मिल जाएगा ट्रेनिंग सिस्टम, जो ट्रेनिंग टेक्निक्स बताने के लिए वहां पर आपके ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे इजिली. फ्रेंचाइजर जो है वो दे विल प्रोवाइड द ट्रेनर्स एज वेल, कि वो टेक्निक्स को समझ सकें. सेकेंड हो गया फायदा. थर्ड है कि आपके बेसिकली यहाँ पर जो कस्टमर बेस नहीं बनाना, गुडविल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना हुआ रहेगा. पॉलिसीज एंड रेगुलेशन यू डोंट नीड टू मेक. यहाँ पर आपको पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो फ्रेंचाइजर होगा, या फिर बोल सकते हैं जो हेड क्वार्टर या हेड कंपनी, हेड ब्रांच होगा, वही सारी पॉलिसीज एंड रेगुलेशन बनाएगा, और वो स्टैंडर्ड पॉलिसीज होंगे, यानी हर जगह पे सेम पॉलिसीज लागू होंगे. मेन्यू वगैरह बनाने की जरूरत नहीं. इन शॉर्ट, you just need to take the franchisee and you need to pay the cost, but the whole marketing, research, menu, policies, advertisement, everything is done by the headquarter. You don't need to invest lots of money in these process. ठीक है. सेकेंड है कि आपके एग्जाम्पल में एक चीज और, कि फ्रेंचाइजी जो है इसकी वजह से आप बहुत जल्दी ग्लोबली आप बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि क्विकली आप जो है दूसरे मार्केट में भी एंटर हो सकते हो, दूसरे एरियाज में एंटर हो सकते हो. सबसे पहला जो मैकडी था, दैट वाज स्टार्टेड इन दिल्ली इन 1996, एंड अभी अगर आप रिसेंटली देखिएगा तो उसके कम से कम आई थिंक 10,000 से ज्यादा शायद मे बी उसके आउटलेट्स होंगे. तो
ये बहुत जल्दी जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना, ये बहुत जल्दी भी किसी भी कंट्री के पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लेता है। तो ये भी इसके एडवांटेजेस हो गए। और रिस्क जो है फ्रेंचाइजी के लिए, रिस्क और कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। यानी कि यहाँ रिस्क जो है इन्वॉल्व कम है, क्योंकि अगर आप कोई नए बिजनेस को नए आइडिया के साथ शुरू करते हैं तो उसमें रिस्क और लॉस और फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट इन द केस ऑफ फ्रेंचाइजी यहाँ पर फेल होने के, लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में तो उस पर्टिकुलर कंपनी का गुडविल है ही। अब जैसे मैं हूँ डोमिनोज में चली गई, मुझे इतना दिमाग में नहीं आ रहा है कि डोमिनोज में मुझे जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी एट मल्टीपल टाइम्स देयर एंड आई नो दैट डोमिनोज इज द ब्रांडेड कंपनी ऑफ द पिज्जा, राइट। तो ये चीज वाला सिनेरियो है कि यहाँ पर रिस्क और लॉस बहुत कम है। नेक्स्ट है थोड़ा डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइजी के लिए क्या हो जाता है कि इन फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजर का पूरा कंट्रोल मेन्यू पर है, तो यू कांट चेंज। अगर आप इंडिया में हैं तो आप कुछ उसमें चेंज और टेक्निक बदल नहीं सकते। अगर आप मेन्यू में कुछ इंप्रूव करना चाहें आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव नो कंट्रोल ओवर द फूड मेन्यू एंड ओवर द प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि आप इनोवेशन का यूज नहीं कर सकते फ्रेंचाइजी में, यू कांट यूज द इनोवेशन। सेकेंड जो है, पूरा का पूरा आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की जरूरत है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब वहां पर एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर अच्छा चीज यूज होना चाहिए पिज्जा में, अच्छा बेस जो है वो प्रॉपरली बनना चाहिए, तो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी पॉलिसीज है जैसे रिलेटेड विद द क्लीनलीनेस, रिलेटेड विद द कस्टमर कंप्लेन, आपको सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से यू कांट टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग टू योर कंपनी, राइट। एंड द थर्ड वन इज कि वहां का लोकल कल्चर जो है मे बी वो कई बार डिफरेंशिएट कर सकता है आपको, समझ मतलब मे बी हो सकता है प्रोडक्ट को उतना लाइक ना करे, पर आप चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो डिसएडवांटेज इज दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर कंपनी, but the franchisor have control over your company because they are giving their trademark and goodwill to use and to make the market share। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा फ्रेंचाइजी के लिए। लेकिन अगर इन शॉर्ट एडवांटेजेस देखें तो आपके पैसे बहुत ज्यादा इनकार नहीं होंगे, आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, रिस्क और कॉस्ट आपका कम है कंपैरेटिवली टू द न्यू बिजनेस शुरू करने से, उससे आपका जो रिस्क है वो कम है। तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के, और ये था इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। किसी को कोई डाउट है इसमें? दो कंट्री जो है टर्न इंटरनेशनल टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि मान लो कि दो कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री है। अब डेवलप्ड कंट्री में मान लो कि किसी ने मेट्रो बनाया, अब जो मेट्रो वहां पर बना, अब इंडिया में तो लोगों के पास टेक्निक अवेलेबल नहीं है कि वो मेट्रो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे केस में कोई भी कंट्री जो है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी के लिए, डिजाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। यानी दो कंपनी जो है, दो कंट्री है, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब दे विल डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, तो अब जो दूसरी कंपनी जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो आकर के आपके देश में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे दिल्ली मेट्रो है, उसमें जो सारे कंस्ट्रक्शन और जो भी ट्रेनिंग और टेक्निक्स यूज हुए हैं ना, वो सारे जापानीज लोग आए थे, जापान से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को रेडी करने में हेल्प किया इंडिया। सो इन शॉर्ट दैट इज अ नोन एज टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई कंट्री जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी वगैरह में अगर स्पेशलाइज है, ठीक है, स्पेशलाइज है, तो वो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन वगैरह के लिए दूसरी कंट्री जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अग्री करेगा कि भाई हैंडल करेगा पूरा डिटेल प्रोजेक्ट का, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, जितना कुछ भी है हैंडल कौन करेगा, जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बेसिकली टर्नकी प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो केमिकल में, फार्मास्यूटिकल में, जहां मेडिसिन हो गया वहां पर, मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब में ज्यादातर यूज होती है। ध्यान दीजिएगा टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है। एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है जापान, ठीक है,
अब ये जो कंट्री है, यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट बनाने का जरूरत है। मान लो कि ये चाह रही कि मुझे भाई मेट्रो बना दो। अब इंडिया में मेट्रो क्या इतना वास्ट और अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसने क्या किया, दूसरे कंट्री जैसे जापान इज फेमस फॉर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत अपग्रेडेड कंपनी है। तो अब जापान के साथ इंडिया जो है वो क्या कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जापान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि भाई हम आपके कंट्री में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपके कंट्री में हम मेट्रो को बनाएंगे। अब जब जापान जो है वो टर्न की प्रोजेक्ट में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, टर्न की प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं, यानी कि कंप्लीट करना प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो जापान है वो उसने इंडिया को बोला ठीक है, हम भाई क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेट्रो बनाएंगे। कहाँ पर, इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। तो अब ये जापान जब तक रहेगा, जब तक इसका प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, पूरा प्रोजेक्ट कंपाइलेशन, मान लो कि इसको कंप्लीट होने में 5 साल लगेगा, तो 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 5 इयर्स तक जो बेसिकली ये जो, एक मिनट, जो 5 इयर्स तक ये जो कंपनी है वो 5 साल तक, ये यहाँ जो जापान की जो कंपनी आई होगी, मान लो XYZ के साथ डील हुआ था, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो डील किया, और उसमें जापान जो है वो आ करके ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली में मेट्रो वाला कंप्लीट करेगी। मान लो 5 साल का कंपाइलेशन पीरियड है, या कंप्लीशन पीरियड इज फॉर 5 इयर्स, तो जापान की जो कंपनी है वो 5 साल तक उस पर्टिकुलर कंट्री में रुकेगी और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही जाएगी। लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, वो इंडिया, मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट भी करेगी, ये यहाँ के, मान लो कि दिल्ली मेट्रो बनाने में ऐसा तो नहीं कि जापानीज का वर्कफोर्स भी लेकर आएगी, नहीं, तो इंडियन ही वर्कफोर्स यूज करेगी, यानी इंडियन एम्प्लॉइज को यूज करेगी जापान। तो यहाँ पर इनको ट्रेनिंग का भी काम करवाएगी जापान, जापानीज कंपनी जो हमारे XYZ कंपनीज है वो ट्रेनिंग भी देंगे यहाँ के एम्प्लॉइज को, प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करवाएंगे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक किसी को इंटरवेन करने नहीं देंगे, यानी कि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं ला सकता। पूरा प्रोजेक्ट और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगी, XYZ कंपनी ऑफ जापान के हाथ में। यानी कि ये टर्न की प्रोजेक्ट होता है जहां पर दो कंट्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप एक कंट्री में कोई डिजाइन, कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन काम कीजिए, आइदर दैट इज मेट्रो, आइदर दैट इज बिल्डिंग, और आइदर दैट इज अ ट्रेन, बुलेट ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, जिसमें भी कंट्री जो है वो स्पेशलाइज है, लाइक जापान इज स्पेशलाइज इन द टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसी हिसाब से इसको हम कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब टर्न की प्रोजेक्ट से क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान है, टर्न की प्रोजेक्ट समझ में आया। Turnkey project design, construction and startup of the turnkey plant are common in some industries, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज में कॉमन है। टर्नकी प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा अग्री करेगा हैंडल एवरी डिटेल ऑफ सम प्रोजेक्ट फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द फॉरेन क्लाइंट, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटिंग पर्सोनल। At completion of the contract, the foreign client is handled the key to the plant that is ready for full operation, terms turnkey। यानी कि जब एक बार पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो अब उसकी हैंडल करने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर कंट्री यानी इंडिया के हाथ में आ जाएगी कि अब आप मेट्रो को चलाइए, ठीक है, एक बार कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। तो टर्नकी जो प्रोजेक्ट है ये ज्यादातर किस चीज में फेमस होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन होती है और नॉलेज का, नो हाउ की कमी होती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में। अब इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बट जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन से रिलेटेड चीजें होंगी, वहां पर यूटिलाइजेशन होगा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग होगी, वहां पर इसका यूज हो सकता है। मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, जहां हर जगह पे देख रहे होंगे आपके, हर जगह पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इन सारी जगह पे ज्यादातर टर्नकी प्रोजेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। अब टर्नकी प्रोजेक्ट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट्स। कि टर्नकी प्रोजेक्ट जो है एक अर्निंग है, एक अर्निंग का तरीका हो सकता है, इकोनॉमिक रिटर्न हो सकता है ऐसा, यानी कि अब जापान को आपने एक अच्छा खासा अमाउंट पे किया होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर यानी बोल सकते हैं कि जो कंपनी जो है वो टर्नकी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है, उनको बेनिफिट हो सकता है, रेवेन्यू के पैसे से बेनिफिट होगा उनको, ठीक है।
और कई बार जो स्ट्रैटेजी वगैरह जो है वो भी यूटिलाइज हो सकता है, यानी कि वहां पर उन लोगों ने क्या किया, जापान ने एक बार आके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट कहीं भी प्रोजेक्ट बनेगा तो आप जो है ये आप वो वाला टेक्निक जो जापानीज टेक्निक है वो आप यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ मेकिंग मेट्रो, राइट। तो यहाँ पर आपका जो होस्ट कंट्री और होम कंट्री दोनों को ही बेनिफिट है, एक को पैसे मिल रहे हैं और एक को स्ट्रैटेजी मिल रहा है, एक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज की यहाँ पर टर्नकी प्रोजेक्ट्स में आपके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जब तक आपका पर्टिकुलर कंपनी जिस पर्टिकुलर कंट्री जो एंटर हो करके बेसिकली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है वो आपको इंटरवेंशन करने नहीं देगा, यानी कि आपको इंटरप्ट करने नहीं देगा। whatever they are making you have to accept it, मतलब उनको आप प्रोजेक्ट वो समझा देंगे आपको, लेकिन आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और कई बार जो है वो अगर मतलब फॉर्म जो है टर्न की प्रोजेक्ट में मतलब वो मे भी क्या कर सकता है कि कॉम्पिटिटर्स वगैरह रेज कर सकता है, लॉस के चांसेस भी हैं कई बार के, मतलब प्रोजेक्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो रिस्क है, लॉस है, टाइम है, तो ये थोड़े इसके डिसएडवांटेज है कि जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जिस्ट, राइट। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में माँ क्यों है नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 to 6, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग